हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामकिंग कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूँ DL BTC फोर्थ सेमेस्टर की 5वीं क्लास शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे शांति शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए एवं जीवन में शांति हेतु कौन कौन से उपाय होने चाहिए। शांति शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। वैसे भी आप लोग थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, है ना, थोड़ा दिमाग में जोर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। परिवार में माता पिता, मुखिया, घर के जो मुखिया होते हैं, उनका दायित्व पूरा बालकों को लालन पालन करने का होता है। माता पिता को बालकों की शांति शिक्षा पर अनेक प्रकार की कहानियाँ पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो शांति हेतु तरह तरह की कहानियाँ, कविताएं पढ़ें और उनको समझें। परिवार में माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य जो होते हैं वो बालकों के समक्ष अपने आचरण, क्रियाकलाप और अनुशासित व्यवहार में रहें और बालकों को भी अनुशासन का महत्व बताएं। उनकी करनी और कथनी में अंतर क्या होता है ये भी स्पष्ट करें। तो परिवार की मुख्य भूमिका रहेगी। भूमिका के अंतर्गत बालकों द्वारा मूल्यों को उच्च स्तर तक ले जाने में व्यवहार का प्रदर्शन करने पर उन्हें पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। परिवार को चाहिए कि बालक को अधिक से अधिक रुचि और उत्साहवर्धन करते रहें, जिससे वे अपने जीवन में अपने अध्ययन के समय हतोत्साहित ना हों। बालकों में शांति का विकास करने के लिए माता पिता को परिवार का वातावरण शांत रखना चाहिए। बच्चों के सामने कलह, द्वेष या झूठ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक। अगर हम बात करें कि जीवन में शांति कैसे लाएं, जैसा कि टॉपिक भी है शांति, जीवन में शांति हेतु कुछ उपाय, उनमें हम थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते करते वो बहुत कुछ सीख जाता है। जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ मिलती हैं वो उतना ही क्या हो जाता है, अनुभवशील हो जाता है। शांति बनाने के लिए व्यक्ति विशेष का बहुत योगदान रहता है, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस तरह की क्रियाएं करे जिससे सुख और शांति बनाने में योगदान दे सके, इसके लिए हम कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि उचित समाजीकरण हो। यह हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में शांति हेतु जो उपाय हैं उसका नंबर 1 है उचित समाजीकरण। बालक का यदि उचित समाजीकरण हो जाता है तो माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस आदि सभी भिन्न भिन्न समूहों, वर्गों, सदस्यों के प्रति वह अनुकूल प्रतिक्रिया करता रहता है, जिससे उसकी सकारात्मक मनोवृत्ति हो जाती है। सभी धर्मों, संप्रदायों, वर्गों और समूहों के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। दूसरी हम बात करें उचित शिक्षा तंत्र। उचित शिक्षा तंत्र, शिक्षा की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उचित होना चाहिए।
जीवन में शांति हेतु शिक्षा की जो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक या जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करता रहता है। लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, अगर उसकी शिक्षा अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो वह अपने जीवन को सही ढंग से जी सकता है। शिक्षा व्यवस्था के उचित होने पर व्यक्ति में एकता का भाव निश्चित रूप से प्रबल हो जाता है और वह पूरी प्रक्रिया में अपने आप को सुदृढ़ बना सकता है और उससे सफल हो जाता है। अगला पॉइंट है उपयुक्त पाठ्यक्रम। जैसा कि हमने लास्ट पिछली क्लास जो ली थी उसमें शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी। तो पाठ्यक्रम जीवन में किस प्रकार के क्रियाएं कार्य उसको करने हैं, उसी के अनुसार स्तर को देखते हुए पाठ्यक्रम का समावेश करना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के न केवल ज्ञान को विकसित करे बल्कि उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष आदि को क्या करे, विकसित करे। इसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट पे, अगला नंबर जो है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। पाठ सहगामी क्रियाएं बालकों को बहुत ही प्रभावित करती हैं। ठीक है, बालकों की शिक्षा के साथ साथ जो विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा होती है उसमें किताबी ज्ञान के अलावा अनेक क्रियाओं को जो शामिल किया जाता है वो पाठ सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। उनमें जैसे कि उनमें कह सकते हैं खेल कूद, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक, शैक्षिक प्रशिक्षण जैसे AGC, स्काउट एंड गाइड, NCC, NSS, जो छात्र कैंप लगाकर स्थगित करते हैं। इसके बाद जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, इनमें भाग लेकर बालक के अंदर सामुदायिकता की भावना का विकास होता है। तो पाठ सहगामी क्रियाएं बालक के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बाद हम अगले बिंदु की बात करें तो सामाजिक अध्ययन पर बल भी दिया जाए। सामाजिक अध्ययन, ठीक है, भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम महान विभूतियों का अध्ययन कराते हैं। जैसे योगदानों का, कहानियों का, जो महान लोग रहे, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए योगदान दिए, ठीक है, उनकी कहानियाँ और योगदानों का जो उनकी जो जीवन से हमें जो शिक्षा मिलती है वो बालकों को देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम बिंदु है वो क्या है, उचित सामाजिक ढांचा। जहाँ पर बालक रहता है वहाँ पर समाज कैसा है। विश्व बंधुत्व व शांति के लिए जो आवश्यक है वो हमारा सामाजिक ढांचा ही होता है। समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। पहला होता है उच्च, फिर मध्य और निम्न। इनमें सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं अधिक होती हैं, जिससे संघर्ष, विभेदन आदि देखने को मिलता है। इस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाकर समाज के सभी वर्गों में सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक असमानताएं दूर होंगी और जीवन में शांति व्याप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।